स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणा बोर्ड। आप सबकी प्री बोर्ड की तैयारी करवाने के लिए, एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए अपनी साइट पर प्रैक्टिस पेपर डाल चुका है। और आज की वीडियो में मैं आपको HPSC की साइट से जो है प्रैक्टिस पेपर कोड नंबर B वो फुली सॉल्व करवा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बहुत ही अच्छे से प्री बोर्ड अपना एग्ज़ाम देना और फिर उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी हम मिलकर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम मिलकर तैयारी करेंगे। तो बच्चों देखो, ये है कोड नंबर B। आपको जो है पहले अपना रोल नंबर लिखना होगा। आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 और टाइम होगा 3 आवर्स। ओके। क्वेश्चन पेपर ये जो है इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ज़रूरी। आप पहले भी एनुअल एग्ज़ाम जो है बोर्ड का दे चुके हैं, तो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही होंगी। और अदरवाइज़ मैं जो है अगली वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगी इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो पहले हम फोकस करते हैं अपनी तैयारी पर। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं फटाफट से। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इस पेपर के जो है 4 सेक्शंस हैं, ABCD। ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। एक क्वेश्चन के जो भी अलग अलग पार्ट्स होंगे, आप कोशिश करना कि उन सबको इकट्ठे ही आप करो। ओके। अगली इंस्ट्रक्शन है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड। जो भी वर्ड लिमिट दे रखी होगी क्वेश्चंस की, आप उसको फॉलो करते हुए ही अपने आंसर्स लिखेंगे। राइट। देखिए, अब देखो सेक्शन A है, रीडिंग स्किल्स पर बेस्ड होगा और इसमें 2 पैसेज होंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अनसीन पैसेज होंगे। उनमें से आपको करना होगा कोई एक। तो पैसेज की ट्रिक होती है कि या तो आप पैसेज को सारा पढ़ो और उसके बाद जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। तो मैं जो है स्पीड से आपको जो है इसका मीनिंग बता देती हूँ क्या है इस पैसेज में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि हम जो है सेंटेंसेस पढ़ते जाएँ, हमें आइडिया हो जाए कि पैसेज जो है किस बारे में है, और फिर साथ के साथ हम क्वेश्चंस पर भी नज़र डालते जाएं और क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस को पैसेज में ढूंढ लें। ओके। तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज, न्यू ईयर इज़ द टाइम फॉर रेजोल्यूशन। नया साल क्या होता है कि हम नए नए संकल्प लें, रेजोल्यूशन करें। मेंटली एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस कुड कंपाइल फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमें नए साल में ये काम करने हैं और ये नहीं करने हैं। द सेम ओल्ड फेवरेट्स रेकर ईयर इन एंड ईयर आउट विद मोनोटनस रेगुलरिटी। अब जो हमारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, वो साल शुरू होता है या ख़त्म हो जाता है, वही रेगुलरिटी लगी रहती है और बड़ा बोरिंग प्रोसेस होती है ये। यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि ये काम करना है, नहीं करना है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वी रिजॉल्व टू गेट अप अर्ली ईच मॉर्निंग, ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, बी नाइस टू पीपल वी डोंट लाइक एंड फाइंड मोर टाइम फॉर आवर पेरेंट्स। हम जो है संकल्प करते हैं कि हम जल्दी उठेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके लिए भी हम नाइस रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के लिए निकालेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ टॉट अस दैट सर्टेन अकम्पलिशमेंट्स आर बियॉन्ड अटेनमेंट। लेकिन जो है पिछले अनुभवों ने हमें सिखा दिया है कि कुछ बातें जो हैं प्राप्ति, अटेनमेंट, उनको मतलब अचीव किया ही नहीं जा सकता, फिर बियॉन्ड अचीवमेंट होती हैं। इफ़ वी रिमेन डीप रूटेड लायर्स, it is only because we have so often experienced the frustration that results from failure। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है डीप रूटेड लायर्स हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, तो उसका कारण क्या बता रहे हैं राइटर? क्योंकि हम बहुत बार फेल हो जाते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ह्यूमरस सेंस में भी बातें चल रही हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स at self-improvement because our schemes are too ambitious and we never have time to carry them out। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी कोशिशों में फ़ेल हो जाते हैं, खुद को सुधारने में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी योजनाएं जो है कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस हो जाती हैं। मतलब कि हमारे प्लान्स तो बहुत ही हाई हो जाते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। वी ऑल्सो मेक द फंडामेंटल एरर ऑफ अनाउंसिंग आवर रेजोल्यूशन टू एवरीबडी so that we look even more foolish when we slip back into our bad old ways। अब क्या है कि हम बड़ी घोषणा कर देते हैं कि हम तो ये करेंगे, वो करेंगे नए साल में, सबको बता देते हैं अपने प्लान्स। तो उससे क्या है, हम मूर्ख लगते हैं, क्योंकि हमने अपनी बुरी आदतें तो छोड़नी नहीं होती। अवेयर ऑफ दीज पिटफॉल्स दिस ईयर आई अटेम्प्टेड टू कीप माई रेजोल्यूशंस टू माई सेल्फ। ये सारी डिफ़िकल्टीज़ मुझे पता थी, तो इस साल मैंने कोशिश की कि मैं अपने रेजोल्यूशन किसी को भी नहीं बताऊँगा। आई लिमिटेड माई सेल्फ टू 2 मॉडेस्ट एम्बिशंस। मैंने 2 सीधी सी सिंपल से एम्बिशन
रेजोल्यूशन रखी टू डू फिजिकल एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एंड टू रीड मोर इन दी इवनिंग। दो बातें कि मैं हर सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करूँगा और शाम को बहुत सारा पढ़ूंगा। ठीक है, अब हमने ये एक पैसेज पढ़ा, इसके बेस पर हम देखते हैं क्या कोई क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द राइटर्स टू रेजोल्यूशंस। ए ऑप्शन फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, बी रीड मोर इन द इवनिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉट टू मेक मोर रेजोल्यूशंस। अभी अभी हमने पढ़ा था कि राइटर ने डिसाइड किया था कि वो हर सुबह एक्सरसाइज करेंगे और शाम को पढ़ेंगे, सो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड द डेली एक्सरसाइज लास्ट इनिशियली। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब राइटर ने एक्सरसाइज करनी शुरू की तो कितने मिनट तक करते थे, 10 मिनट्स, 8 मिनट्स, 11 और 5। ठीक है, हम देखते हैं ये सेंटेंस हमें कहाँ मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। An overnight party on New Year's Eve provided me with a good excuse for not carrying out either of these new resolutions on the first day of the year। अब जो है न्यू ईयर की ईव में जो है पूरी रात पार्टी चली, तो मुझे बहाना मिल गया कि मैं इन दोनों ही रेजोल्यूशंस में से नए साल के जो है पहले दिन मैं नहीं कर पाया। ओके, बट ऑन द सेकेंड, लेकिन सेकेंड डे आई अप्लाइड माई सेल्फ डिलीजेंटली टू द टास्क। मैंने जो है डिसाइड कर लिया कि नहीं, जो रेजोल्यूशन है उसको मैं फॉलो करूँगा। द डेली एक्सरसाइज लास्टेड ओनली 11 मिनट्स एंड आई प्रपोज टू डू दैम अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर एनी वन हैड गॉट अप। डेली एक्सरसाइज कितने मिनट चली, 11 मिनट स्टार्टिंग में, और मैंने डिसाइड किया कि कोई भी फैमिली में उठता है उससे पहले ही मैं ये काम कर लूँगा। तो देखो यहीं से हमें पता लग रहा है डेली एक्सरसाइज 11 मिनट्स चली, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है ऑप्शन सी, 11 मिनट्स। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी डेज डिड द नरेटर कंटिन्यू हिज रेजोल्यूशन। नरेटर ने अपना जो दृढ़ संकल्प लिया था, नए रेजोल्यूशन बनाए थे, वो कितने दिन तक कंटिन्यू किया, 8, 9, 10 और 7 डेज। ओके, आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं। The self-discipline required to drag myself out of bed 11 minutes earlier than usual was considerable। अब राइटर क्या दिखा रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन था मेरे अंदर, इसीलिए मैं हर रोज़ रूटीन से जो है 11 मिनट पहले बेड से उठ जाता था। आई मैनेज टू क्रीप डाउन इनटू द लिविंग रूम फॉर 2 days बिफोर एनीवन फाउंड मी आउट। 2 दिन तक क्या है कि लिविंग रूम में पहुंच जाता था राइटर, और कोई भी उन्हें ढूंढ ही नहीं पाता था। आफ्टर जंपिंग अबाउट ऑन द कारपेट एंड ट्विस्टिंग द ह्यूमन फ्रेम इनटू अनकंफर्टेबल पोजीशंस, कि कारपेट पे मैं बहुत जंप लगा रहा हूँ और अपनी ह्यूमन बॉडी को अनकंफर्टेबल पोजीशंस में ला रहा हूँ, इसका मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे थे राइटर। आई सैट डाउन एट द ब्रेकफास्ट टेबल इन एन एग्जॉस्टेड कंडीशन। मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा बहुत ही थकी हुई हालत में। इट वॉज दिस दैट बीट्रेड मी, और यहीं पे बस जो है कि ये फीलिंग थी जिसने मुझे धोखा दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या हुआ, राइटर ने बहुत सारा खाना खाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द होल फैमिली ट्रूप्ड इन टू वॉच द परफॉर्मेंस। अगली सुबह मैंने देखा कि सारी फैमिली जो है मेरी एक्सरसाइज देखने के लिए आ गई है, सारे देख रहे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। दैट वॉज रियली अनसेटिंग बट आई फेंडेड ऑन द टोन्स एंड जाइब्स ऑफ द होल फैमिली गुड ह्यूमरेटली एंड सून एवरीबडी गॉट यूज्ड द आइडिया। अब क्या है कि सारी फैमिली को पता लग गया, सारे टोंट कस रहे हैं और बड़े मज़े ले रहे हैं, तो राइटर वो सारी बातें सुन रहे थे। हाउएवर माई एंथुजियाज्म वेन्ड दिस द टाइम आई स्पेंट एट एक्सरसाइजेज ग्रेजुअली डिमिनिशेज। लेकिन मेरा जोश धीरे धीरे कम पड़ता गया और एक्सरसाइज पे मैं जो टाइम लगा रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया। लिटिल बाय लिटिल दी 11 मिनट्स फेल टू ज़ीरो। अब क्या है, धीरे धीरे करके जो 11 मिनट लगाते थे राइटर एक्सरसाइज में, वो हो गई ज़ीरो। बाय जनवरी 10 आई वॉज बैक टू वेयर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम। 10 जनवरी तक मैं वहीं पे आ गया था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, यानी कि एक्सरसाइज छोड़ दी। कब, बाय जनवरी 10। तो क्वेश्चन यही है कि राइटर ने अपना रेजोल्यूशन कितने दिन फॉलो किया। अब देखो 1 जनवरी नया साल था, उस दिन राइटर ने एक्सरसाइज नहीं की, और जो 10 जनवरी आई तब तक राइटर अपना रेजोल्यूशन छोड़ चुके थे, तो कितने दिन बचे, 8 डेज। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लास्ट है ये, विच बुक डिड द नरेटर बाय। नरेटर ने कौन सी बुक खरीदी। हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स अ मिनट, हाउ टू बी ए गुड रीडर, हाउ टू बी फर्म ऑन योर रेजोल्यूशंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग। बुक का सेंटेंस हम ढूंढ लेते हैं, पूरा पैसेज अगर नहीं पढ़ना है तो आगे अब देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, लास्ट में ही है देखो, हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स अ मिनट।
I have just bought a book entitled this. Perhaps it will solve my problem, but I just have not had time to read it. राइटर कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा था सारे काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए भी नहीं, तो राइटर ने बुक खरीद ली कि कैसे 1 मिनट में 1000 शब्दों को पढ़ा जाए, लेकिन राइटर के पास वो टाइम, उस बुक को पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं निकला। चलिए, हमें आंसर मिल चुका है। हमारा आंसर होगा हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स अ मिनट। ये बुक राइटर ने खरीदी। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज, ठीक है, और ये जो है आपको चॉइस मिलेगी, 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगला पैसेज, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट स्मॉल मीन्स इनसिग्निफिकेंट। हम में से ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं कि स्मॉल का मतलब इनसिग्निफिकेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वी बिलीव दैट स्मॉल एक्शंस एंड चॉइसेस डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। हमें ऐसा लगता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं, एक्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उनका हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वी थिंक दैट इट इज़ ओनली द बिग थिंग्स, बिग एक्शंस एंड द बिग डिसीजंस दैट रियली काउंट। हमें ये लगता है कि बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट वैन यू लुक एट द लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट पीपल, यू विल सी दैट दे बिल्ड देयर कैरेक्टर थ्रू स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल चॉइसेस एंड स्मॉल एक्शंस दैट दे परफॉर्म्ड एवरी डे। लेकिन अगर हम महान लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें क्या पता लगेगा कि छोटे छोटे निर्णय, छोटी चॉइसेस, उनके छोटे छोटे काम जो उन्होंने हर रोज़ किए, उन्हीं एक्शन से उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्डअप किया। दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे अप्रोच। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सुधारी, एक एक स्टेप लेकर, एक एक दिन को अपने आप को उन्होंने सुधारा। दे नर्चर्ड एंड नरिश्ड देयर गुड हैबिट्स एंड चिप्ड अवे एट देयर बैड हैबिट्स। उन्होंने अच्छी अच्छी आदतों को नरिश किया और बुरी आदतों को उन्होंने गिव अप कर दिया। वन स्टेप एट अ टाइम। यहाँ पे चिप्ड अवे मीन्स गिव अप। It was their small day-to-day decisions that added up to make tremendous difference in the long run. Indeed, in matters of personal growth and character building, there is no such thing as an overnight success. अब बड़े बड़े जो काम करने हैं, ग्रोथ करनी है, तो उसमें सिर्फ कि एक ही रात में आपको सक्सेस मिल जाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे हर रोज़ के जो निर्णय होते हैं उनसे हमारे लॉन्ग रन में, भविष्य में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, पैसेज बहुत बड़ा है। द मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट बिग थिंग्स, बिग एक्शंस एंड बिग डिसीजंस मेक अ पर्सन ग्रेट। बड़ी बातें, बड़े एक्शन, उन्हीं से व्यक्ति महान बनता है। ऑप्शन बी, स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ। एक व्यक्ति की ज़िंदगी में छोटे छोटे एक्शन और निर्णय इंपॉर्टेंट होते हैं। सी, ओवरनाइट सक्सेस इज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। रातों रात जो है सफलता मिल जाए वो पॉसिबल है हमारे लिए। डी, पर्सनल चेंजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब सीधा सा दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग चिप्ड अवे एट देयर बैड हैबिट्स। 2 क्वेश्चन निकल गए हमारे फर्स्ट जो पैराग्राफ से। राइटर का क्या मतलब है चिप्ड अवे से? ए ऑप्शन है स्टडीडली गेव अप बैड हैबिट्स, स्लोली गेव अप बैड हैबिट्स, कि महान लोगों ने धीरे धीरे बुरी आदतें छोड़ी। बी, ग्रेजुअली क्रिटिसाइज्ड बैड हैबिट्स, धीरे धीरे करके उन्होंने बैड हैबिट्स को क्रिटिसाइज किया। स्लोली प्रोड्यूस्ड बैड हैबिट्स, डिड नॉट लाइक बैड हैबिट्स। सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, चलिए तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। इसका मतलब थर्ड पैराग्राफ पे बेस्ड है क्वेश्चन, और चलिए हम थर्ड पढ़ लेते हैं पहले। वैसे मैं पढ़ चुकी हूँ, आपको बता दूं कि फिर जो है बात आ जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सफलता जो है रातों रात नहीं मिलती है, छोटे छोटे एक्शन से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में भी यही है कि ग्रोथ जो है एक सीरीज से आती है। ग्रोथ की एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि पहले वो क्रॉल करता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, एंड फाइनली टू रन, और फाइनली वो दौड़ता है। तो नेचुरल वर्ल्ड में भी यही सेम बात है। सॉइल को पहले क्या है, कल्टीवेट करना पड़ता है, फिर बीज बोने पड़ते हैं, तो उसके बाद वाटर होता है, सनलाइट होता है, तभी वो ग्रो करता है, फल आते हैं उसके ऊपर। गांधी अंडरस्टूड दिस ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड यूज्ड दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर टू हिज बेनिफिट। गांधी जी ने ये रूल समझा और उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। थर्ड पैराग्राफ है, गांधी ग्रू इन स्मॉल वेज इन हिज डे टू डे अफेयर्स, ही डिड नॉट वेक अप वन डे एंड फाइंड हिमसेल्फ टू बी महात्मा। अब क्या है, गांधी जी ये नहीं कि एक रात को सोए सुबह उठे हैं तो महात्मा बन गए, नहीं, उन्होंने बहुत
बहुत कुछ जो है अपने आप को सुधारा, नई नई बातें सीखी, छोटे छोटे डिसीजन लिए। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग मच इन हिज अर्ली लाइफ दैट शोड साइंस ऑफ ग्रेटनेस। उनकी स्टार्टिंग की जो लाइफ थी उसमें कोई साइन नहीं था कि वो बहुत महान है। बट फ्रॉम हिज mid-20s onwards he deliberately and consistently attempted to change himself। लेकिन मिड 20s में थे तो उन्होंने जानबूझ के लगातार कोशिशें की अपने आप को चेंज करने की, रिफॉर्म हिमसेल्फ, अपने आप को सुधारा, एंड ग्रो इन स्मॉल वेज एवरी डे। हर रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा ग्रो करना, डे बाय डे, आवर बाय आवर ही रिस्क्ड फेल्योर, एक्सपेरिमेंटेड एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हर रोज़ अपनी गलतियों से सीखते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। इन स्मॉल एंड लार्ज सिचुएशंस आर लाइक ही टुक अप रादर दैन अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चाहे बड़ी बात हो या छोटी सिचुएशन हो, उसमें उन्होंने जिम्मेवारी को अवॉइड नहीं किया बल्कि उसको संभाला। People have always marveled at the effortless way in which Gandhi could accomplish the most difficult task। लोग हमेशा हैरान होते थे कि कैसे गांधी जी इतने डिफ़िकल्ट टास्क भी कर जाते थे। He displayed great deal of self mastery and discipline that was amazing। अब गांधी जी के बारे में बातें चल रही कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी। उन्होंने सेल्फ मास्टरी अटेन कर ली थी, डिसिप्लिन थे वो। These things did not come easily to him। और ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर ईजिली नहीं आई। बहुत सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस किया, डिसिप्लिन ट्रेनिंग करी। Very few saw his struggles, fear, doubts and anxieties or his inner efforts to overcome them। बहुत कम लोगों ने उनका जो है स्ट्रगल, डर, डाउट, चिंता देखे हैं, या फिर उनको कितनी कोशिशें करनी पड़ती थी अपने आप के जो है बुरी बातों को ओवरकम करने में। दे सो द विक्ट्री बट नॉट द स्ट्रगल। उन्होंने केवल गांधी जी की जीत देखी, संघर्ष नहीं देखा। दिस इज़ ए कॉमन फैक्टर इन द लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट पीपल। और सिर्फ गांधी जी की बात नहीं है, जितने भी महान लोग हैं सबकी ज़िंदगी में ये कॉमन फैक्टर है। उन्होंने अपनी जो है फ्रीडम, चॉइसेस स्मॉल वेज में जो है देखी हैं, छोटे एक्शन लिए, छोटी चॉइसेस ली और वहाँ से अपने आप को सुधारा। ईच ऑफ देयर स्मॉल डिसीजंस एंड एक्शंस एडेड अप टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। और वो फ्यूचर में जो है ये छोटे छोटे निर्णय बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। By understanding this principle, we can move forward with confidence in the direction of our dreams। और इस सिद्धांत को समझ के हम अपनी ज़िंदगी में आगे चल सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में। Often when our ideal goal looks too far from us, we become easily discouraged, disheartened and pessimistic। क्या होता है कि हमारा गोल क्या है, आइडियल, मतलब कि हम हाई जो है गोल अपना सेटअप कर लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत दूर है, हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। However, when we choose to grow in small ways, taking small steps one at a time, performing it becomes very easy। लेकिन जब हम उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम लेते हैं, एक बार में एक कदम बड़ा सोच समझ के, तो उस लक्ष्य को हासिल करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे which of the following statements is true in the context of the third paragraph। थर्ड पैराग्राफ के बेस पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो, इसलिए मैंने सारा पैराग्राफ पढ़ा है क्योंकि स्टेटमेंट तो कहीं थर्ड पैराग्राफ में से किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड हो सकती है। ए है, गांधी बिकेम ग्रेट ओवरनाइट। गांधी जी रातों रात ही महान बन गए। बी, गांधी शोड साइंस ऑफ ग्रेटनेस इन चाइल्डहुड इटसेल्फ। गांधी जी ने बचपन में ही ग्रेटनेस के साइन दिखा दिए थे। नो, ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी, एवरीडे गांधी मेड एफर्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ इन सम स्मॉल वे। यस, ये ठीक है, गांधी जी ने कोशिशें की थी छोटे छोटे तरीकों से अपने आप को चेंज करने की। डी, गांधी नेवर मेड मिस्टेक्स। तो ए बी डी गलत है, सी ऑप्शन इज राइट। चौथा देखो, व्हाट इज़ डन बाय ग्रेट पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। महान लोग जो है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या करते हैं। ए ऑप्शन, दे अप्रोच लाइफ ऑन अ डे बाय डे बेसिस। B, they build character in small ways। C, they believe in performing every day। D, all of these। हमने सारा पैसेज पढ़ लिया है, ऑप्शन डी इज़ राइट। वे डे बाय डे बेसिस पे लाइफ को अप्रोच करते हैं, अपना कैरेक्टर बनाते हैं, छोटे छोटे तरीकों से हर रोज़ परफॉर्म करने में बिलीव रखते हैं। तो बच्चों, पैसेज को सारा पढ़ो, फिर जो है क्वेश्चंस पे आओ, या फिर कुछ बच्चे करते हैं कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर पैसेज को देखते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगता है, आपका आंसर ठीक होना चाहिए बस। ओके, तो ये 4 मार्क्स हमारे हो गए सही। ये जो पोर्शन है, ये बच्चे जो है कुछ बच्चे बड़ा लाइटली ले लेते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जो पोर्शन आपको पहले आता है, कि जो है फ्लैमिंगो के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पोइट्री आ रही है आपको, तो वो पहले सॉल्व कर लो और पैसेज के लिए टाइम लास्ट में रखो, आधा घंटा कम से कम। ओके,
चलिए, अब ये है बच्चों नोट मेकिंग। ठीक है, इसमें भी आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और मैं इसका फॉर्मूला आपको ये दे रही हूँ कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो हर लाइन को पढ़ो, हर सेंटेंस को पढ़ो और उसमें से क्या मेन पॉइंट बनता है उसको एक बार जो है आपको रफ नोट मेकिंग करनी पड़ेगी। राइट, रफ लिख लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा और समराइज़ कर लेंगे हम, तो ये हमारी नोट मेकिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है ना। नोट्स का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, जो भी पैसेज है उसका कंक्लूजन लिखना है, उसका निचोड़ निकालना है हमने। राइट, समराइज़ करना है। तो रूल्स क्या है इसमें कि कोई भी बात अगर जो है एक्सप्लेन किया गया है किसी बात को, तो हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, कोई एग्जाम्पल दिया हो उसमें नहीं जाएंगे हमने सीधा पैसेज को जो है समराइज़ करना है। ठीक है, तो मैं इसको जो है आपको सेंटेंस का मीनिंग बताती जाऊंगी और रफली आपके सामने जो है हेडिंग्स आती रहेंगी, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और फिर जो है फाइनल क्या आंसर होगा वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं। Whether work should be placed among the causes of happiness or among the causes of unhappiness may perhaps be regarded as a doubtful question। एक एक सेंटेंस से हम नोट्स बनाएंगे। काम को जो है कि काम जो है खुशी लाता है या फिर अनहैप्पीनेस का कोज बन जाता है, दुख का, निराशा का कारण बन जाता है, इसको जो है एक डाउटफुल क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं राइटर यहाँ पे, वर्क कोज ऑफ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। ठीक है, मेन बात यही ना कि वर्क जो है खुशी का कारण है या दुख का। नेक्स्ट देखो, देयर इज सर्टेनली मच वर्क इज नॉट टू मोस्ट पीपल मोर पेनफुल दैन आइडलनेस। अब राइटर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए मच वर्क इज़ नॉट मोर पेनफुल दैन आइडलनेस, आलस से ज़्यादा जो है, आलस ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, मच वर्क नहीं कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और एक व्यक्ति आलसी बना हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो आइडलनेस की सिचुएशन है, आलसपन की, वो ज़्यादा पेनफुल है। तो हम इससे क्या बना रहे हैं, आइडलनेस मोर पेनफुल दैन मच वर्क। ठीक है, आगे देखो, देयर आर इन वर्क ऑल ग्रेड्स from more which is exceedingly irksome or an excess of work is always very painful। अब राइटर क्या कह रहे हैं कि वर्क में सभी ग्रेड्स में क्या बात होती है कि जो एनोइंग वर्क है, एक्सेस ऑफ वर्क हो जाता है तो वो पेनफुल हो जाता है। तो हम बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं, एक्सेस ऑफ वर्क इज पेनफुल। ओके, आगे देखिए, हाउएवर वर्क इज नॉट टू मोस्ट पीपल मोर पेनफुल दैन आइडलनेस, देर आर इन वर्क ऑल ग्रेड्स फ्रॉम मोर रिलीफ ऑफ टीडियम अप टू द प्रोफाउंडेस्ट डिलाइट। अब क्या है, काम करते हुए क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आप थक जाते हैं, उससे रिलीफ मिलता है, फिर प्रोफाउंड डिलाइट मिलता है, यानी कि आपको बहुत खुशी मिलती है, अलग अलग लेवल का जो है एक फीलिंग आती है, वर्क करने से थकान उतर जाती है, आप जो है आनंद प्राप्त करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क एंड द एबिलिटीज़ ऑफ द वर्कर। ये जो खुशी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, नेचर ऑफ द वर्क, और दूसरी बात क्या है कि वर्कर में कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है। ठीक है, तो क्या चीज़ हुई, नेचर ऑफ द वर्क एंड द एबिलिटीज ऑफ द वर्कर, ये क्या देती हैं, डिटर्मिन, रिलीफ एंड डीप डिलाइट। प्रोफाउंड मतलब डीप। ओके, तो ये हेडिंग बना ली हमने, नोट्स बनाते जा रहे हैं हम। मोस्ट ऑफ द वर्क दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू डू इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन इट सेल्फ। ज़्यादातर जो है बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जो वो काम करते हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, बट इवन दैट वर्क हैज़ सर्टेन ग्रेट एडवांटेजेस। लेकिन चाहे इंटरेस्टिंग ना हो, वो काम भी बहुत एडवांटेज देता है, बहुत लाभदायक होता है। कैसे, टू बिगिन विद इट फिल्स ए गुड मैनी आवर ऑफ द डे विदाउट द नीड ऑफ डिसाइडिंग वॉट वन शैल डू। अब क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम बिजी हो जाते हैं, तो दिन के बहुत सारे घंटे क्या है, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है क्या करना है, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बेनिफिट्स ऑफ वर्क इवन दो इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसके हम हेडिंग्स बनाते जाएंगे। नो थॉट अबाउट वॉट टू डू, इट कीप्स बिजी, नॉट सिटिंग आइडल। ठीक है, और साथ ही जो है हम आगे देखते हैं इसमें, राइट आगे चलते हैं। मोस्ट पीपल व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री टू फिल देयर ओन टाइम अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस आर एट ए लॉस टू थिंक ऑफ एनीथिंग सफिशिएंटली प्लेजेंट टू बी वर्थ डूइंग। अब लोगों को जो है फ्री छोड़ दो कि तुमने डिसाइड करना है कि तुमने कौन सा काम करना है जो तुम्हें अच्छा लगे। तो क्या होगा कि लोग चाहे डिसाइड भी कर लें, लेकिन बाद में क्या होगा, अरे नहीं ये नहीं करना था, वो करना था, ये ज़्यादा अच्छा होता। टू बी एबल टू फिल इज intelligently is the last product of civilization and at present very few people have reached this level। अब क्या है, खाली टाइम को कैसे यूज़ करना है अच्छे से, स्मार्टली, इंटेलिजेंटली,
इसमें बहुत कम लोग ही इसको जो है अचीव कर पाते हैं, अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं। तो आपको स्क्रीन पे ये सारे पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब जो है अगला जो है इसमें पैराग्राफ है, इसमें भी वर्क की ही सारी बातें दी हुई हैं कि वर्क करोगे तो जो है बोर्डम को आप रोक सकते हो। वर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट एडवांटेज है, सेकंड है, तो आप इसकी सारी हेडिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सारे मतलब कि पहले क्या करना है, आपने हर सेंटेंस से कुछ मेन वर्ड्स, मेन पॉइंट्स निकालो, उसको लिखो। और फिर एक तरफ आपको ये देखो रफ नोट्स दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ आपको ये फाइनल नोट मेकिंग आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। ये नोट कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे नोट मेकिंग करते हैं। अब देखो पूरे पैसेज में क्या बात निकल के आ रही है कि वर्क के क्या बेनिफिट्स हैं। वर्क ही है जो चीफ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। ठीक है, तो आप टाइटल लिख सकते हैं वर्क द चीफ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, या फिर वर्क वर्सेस आइडलनेस, या फिर एडवांटेजेस ऑफ वर्क, कोई भी टाइटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का नोट मेकिंग सेक्शन ए। सेक्शन बी पे पहुंच गए हम, थोड़ी स्पीड बनाएंगे। मैं चाह रही हूँ वीडियो बहुत लंबी ना हो, लेकिन आप देखिएगा सारी, क्योंकि जो है पूरे 80 मार्क्स की तैयारी हो रही है आपकी। ठीक है, सेक्शन बी ग्रामर पे पहुंच गए हैं। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स आएंगे। आपको हर टॉपिक में से कोई 2 सेंटेंस करते जाना है। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप तीनों अटेम्प्ट करते जाइएगा, क्योंकि 2 सही जो आप करेंगे उनके आपको 2 मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। आपको स्क्रीन पे आंसर दिखाई देते जाएंगे। ही सेड आई शैल गो देयर, ही सेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही के साथ शैल और विल जो है यहाँ पे वुड में चेंज। गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। सेकेंड है शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। शी सेड, अब देखो उसने कहा कमला से कि क्या तुम्हें बुक पसंद है, तो क्या है क्वेश्चन है शी आस्क्ड कमला। अब डू से स्टार्ट है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के इफ लग जाएगा। शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनेट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दी है, दिस को चेंज कर दिया दैट में। थर्ड देखो, द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। अब ये सही बात है तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। द प्रीस्ट सेड दैट ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। ठीक है, अगला देखिए आर्टिकल्स हैं। इट वॉज ए यूनिक साइट, यह साउंड है। आई रीड द गीता एवरी डे, स्क्रिप्चर है, होली बुक है गीता। ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो, एरो साउंड है, वाउल की साउंड है। ठीक है, आगे चलिए मॉडल्स आ गए हैं। शी ब्लैंक स्विम वेरी वेल, ये शी की योग्यता है, एबिलिटी बता रहे हैं कि वो स्विमिंग कर सकती है, तो कैन आ जाएगा। नेक्स्ट, यू वर्क हार्ड दिस ईयर, तुम्हें इस साल वर्क हार्ड जो है मेहनत करनी है। ठीक है, तो यू मस्ट। नेक्स्ट, क्वाइट सिंपल, मे आई कम इन सर। चेंज द वॉइस। वेयर डिड दे सी यू, वेयर वर यू सीन बाय दैम, पास्ट इंडेफिनेट का है तो वॉज वर्ड लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, कुड यू सॉल्व दिस सम, मॉडल आ गया है तो मॉडल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। कुड दिस सम बी सॉल्व बाय यू। नेक्स्ट, समन द पियन, यू आर ऑर्डर्ड टू समन द पियन, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है और उसको जो है जब वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में करेंगे तो टू लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब देखो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, कोई ऐसा वर्ड देखो जिससे कुछ पहचान हो जाए कि हाँ ये वाला टेंस लगेगा। फर्स्ट सेंटेंस में येट लगा है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ही हैज़ नॉट कम बैक येट। ओके, सेकंड में देखो लास्ट लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम। ठीक है, थर्ड में एक फैक्ट है, आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है राइटिंग स्किल, इसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगी। मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि जो कंपोजिशन है राइटिंग स्किल है उसमें कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, इसके लिए भी मैंने आपको जो है ये सारा जो राइटिंग स्किल वाला है फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन, ये आप जो है वीडियो से देखेंगे। अब हम पहुंच जाते हैं सेक्शन सी पर। इसमें है आपकी फ्लेमिंगो की बुक पर बेस्ड 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, उसमें से आपको करना होगा कोई एक। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस,
स्टीफन स्पेंडर बुक में जब ये मैंने नाम देखा तो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली हो गई। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़। अब राइटर याद करते हैं, अच्छा ये वो वाले पोएट हैं जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आए थे और जिनका आना एक रहस्य की बात थी। पूरे जेमिनी स्टूडियोज़ में किसी को भी नहीं पता था कि पोएट क्यों आए, लेकिन जब बुक में नाम देखा राइटर ने तो उनको सारी बात समझ में आ गई। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन। और मेरे दिमाग का जो डार्क चैम्बर था यानी अंधेरे से भरा हुआ था उसमें लाइट आ गई, यानी कि राइटर को पता लग गया कि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज़ में क्यों आए थे। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब वो राज की बात नहीं रही थी उनकी विजिट। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़ मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। अब जेमिनी स्टूडियोज़ के बॉस को स्पेंडर की पोइट्री से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जो उनकी बुक थी द गॉड दैट फेल्ड उससे उनको काफ़ी कुछ लेना देना था। ठीक है, वो मैटर करती थी। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वॉज स्टीफन स्पेंडर? English poet, English essayist, the editor of a daily magazine, all of the above। सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है स्टीफन स्पेंडर द पोएट। ठीक है, इंग्लिश पोएट। ए ऑप्शन इज राइट। सेकेंड है, विच बुक इज रेफर टू इन द गिवन पैसेज? द एनकाउंटर, द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज राइट, द गॉड दैट फेल्ड। थर्ड है, विच इंग्लिश पोएट विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज व्हेन द राइटर वर्कड देयर? स्टीफन स्पेंडर की ही बात चल रही है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला है, द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव एनी कंसर्न विद। जेमिनी स्टूडियोज़ के बॉस को किससे लेना देना नहीं था? गॉड दैट फेल्ड बुक से, सुबु की पोएट्री से, अदर राइटर्स से, या स्पेंडर की पोएट्री से? अभी हमने पैसेज पढ़ा है। ऑप्शन डी इज राइट। पांचवा है, हाउ डिड द डार्क चैम्बर ऑफ द राइटर्स माइंड लिट अप? राइटर के माइंड में जो अंधेरा था, डार्क वाला चैम्बर था, उसमें रोशनी कैसे आई? विद द नेम ऑफ जेमिनी स्टूडियो इन अ बुक, विद द नेम ऑफ स्टीफन स्पेंडर इन अ बुक, विद द नेम ऑफ सुबु इन अ बुक, विद द नेम ऑफ हिज फ्रेंड इन अ बुक। ऑप्शन बी इज राइट। जैसे ही राइटर ने बुक में स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा, उनके सामने जो स्टीफन स्पेंडर की विजिट थी वो एक राज थी, वो सारी बातें उनको समझ में आ गई। ठीक है, अगला है चॉइस में इंडिगो से। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। चंपारण में हेल्थ की कंडीशन बड़ी मिजरेबल थी, तो गांधी जी ने डॉक्टर को बुलाया जो 6 महीने तक अपनी जो है सर्विस दे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ थी वहाँ पे, कास्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, तीनों दवाइयाँ अब तीनों अलग अलग कंडीशन में दी जानी थी। तो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर हम सेंटेंस को देखते जाएंगे। पहला है, वेयर वर द हेल्थ कंडीशंस मिजरेबल? हेल्थ कंडीशंस कहाँ की बताई हुई है, कहाँ पे मिजरेबल थी? रांची में, पटना में, कलकत्ता में, या फिर इन द चंपारण विलेज? बिल्कुल इजी, ऑप्शन डी इज राइट। सेकेंड है, व्हाट वाज गिवन टू दी वन हु शोड कोटेड टंग? ठीक है, अब सीधा हम आ जाएंगे, देखो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं इसको सेंटेंस। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो गया है। थर्ड क्वेश्चन, वॉट वॉज गिवन टू दी वन विद मलेरिया फीवर? जिसको मलेरिया हो जाता था उसे क्या दिया जाता था? फिर से मैं अंडरलाइन करती हूँ, आगे पढ़ते हैं सेंटेंस को। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कास्टर ऑयल। तो क्विनीन भी है, ऑयल भी है, हम देख लेते हैं इसमें कौन सा है ये ऑप्शन। ऑप्शन डी, क्विनीन एंड कास्टर ऑयल। ठीक है, फोर्थ है, व्हाट वाज गिवन टू दी वन विद स्किन इरप्शन? जिसको स्किन वाली प्रॉब्लम होती थी उसको दिया जाता था ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो इसमें देखो ऑप्शन डी इज़ राइट, सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल। बहुत ही ईजी आया हुआ है, आई होप आप जो है फुल मार्क्स लेते जाएंगे ऐसे तो बढ़िया बात है। चलिए आगे, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजर्स? गांधी जी ने गरीब गाँव बीमार विलेजर्स के लिए क्या किया? ही हेल्प देम एज डॉक्टर, उन्होंने खुद एक डॉक्टर के रूप में उनकी हेल्प की। ही गॉट देम ए डॉक्टर, या फिर उन्होंने गाँव वालों के लिए एक डॉक्टर अरेंज किया। यस यही है ऑप्शन, बाकी देख लो, ही गॉट देम ए शॉपकीपर, ही हेल्प देम एज ए नर्स। नहीं, ऑप्शन बी ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपकी फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स कैसे टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वो उस वीडियो में से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के सारे सॉल्यूशंस दे रही हूँ, और आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब के सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये जो है सेक्शन सी पोइट्री वाला जो सेक्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं लगातार आपको सारे सॉल्यूशंस दूंगी, ठीक है, जो अभी 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। चलिए जी पढ़ते हैं। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एंड लुक्ड आउट एंड यंग ट्रीज sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked at her again, wan, pale. Name the poet and the poem. ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। Name of the poem is My Mother at 66 and the name of the poet is Kamla Das. सेकेंड है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट द ट्रीज एंड चिल्ड्रन। ट्रीज क्या कर रहे थे, ट्रीज वर रनिंग फास्ट, और चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी एंड दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। थर्ड देखते हैं, वैन डिड शी लुक एट हर मदर अगेन। पोएट ने अपनी मदर को दोबारा कब देखा, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। फोर्थ है, हाउ डिड द मदर लुक। मदर का लुक कैसा था, कैसे दिखाई दे रही थी वो, वैन, पेल, सिकली एंड पेल, ओल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स एज सेम एज रनिंग फास्ट एंड कमिंग आउट। ट्रीज था स्प्रिंटिंग, तो स्प्रिंटिंग का मीनिंग है रनिंग फास्ट, स्पिलिंग है कमिंग आउट, ठीक है। तो ये आपने कोई कमी नहीं छोड़नी है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वहाँ आप जो है फुल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो चॉइस में है, ऑफ ऑल दी अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ओवर डार्कन वेज। क्या मतलब इस फ्रेज का, दिस फ्रेज रेफर्स टू आर इवल थिंग्स, रॉन्ग वेज, हमारे जो फाउल मीन्स हैं जो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है, व्हाट डज ओल रेफर टू इन द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ ओल। अब आपको पोएम का अगर स्टैंजा याद है, पोएट कह रहे थे कि इस दुनिया में डिप्रेशन बहुत है, लैक ऑफ नोबल सोल्स है, हर तरफ एक डार्कनेस ही है, यानी इवल थिंग्स है, नेगेटिव थिंग्स हैं, उनके बावजूद। तो ओल रेफर्स टू ट्रबल्स ऑफ लाइफ और नेगेटिव थिंग्स ऑफ लाइफ। थर्ड है, व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू। सम शेप ऑफ ब्यूटी क्या करता है, इट रिमूव्स अवे और मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, मीन्स इट रिमूव्स आर फ्रस्ट्रेशन और ऑल नेगेटिव थिंग्स। फोर्थ है, व्हाट आइडिया डज द पोएट वांट टू कन्वे इन दीज लाइन्स। क्या आइडिया देना चाह रहे हैं पोएट, दैट इट इज़ ओनली थिंग ऑफ ब्यूटी दैट कनेक्ट्स अस टू दी अर्थ, जो हमें धरती से जोड़े हुए हैं, अदरवाइज क्या है, दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट है जॉन कीट्स, ठीक है। चलिए जी 11 जो है इसमें क्या है, आपके आंसर यानी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ अभी। और सेक्शन डी आपकी विस्टर्स की बुक से ऐसे टाइप क्वेश्चन है, और उसके बाद आपको ये जो है आंसर यानी 2, ये भी मैं आंसर दे रही हूँ आपको। उससे पहले हम एक बार पहले जो 3 MCQs आएंगे वो देख लेते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द थर्ड लेवल, जैक फिनी, ऑप्शन ए। सेकेंड है, हुज वर्ड्स मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन बामा। बामा के ऊपर किसकी बातों का, किसके शब्दों का असर पड़ा था, हर फादर्स, ब्रदर्स, अंकल्स, फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ राइट। थर्ड है, व्हाट डिड महाराजा बाय फॉर हिज सन। महाराजा ने अपने बेटे के लिए क्या खरीदा था, लिटिल वुडन टाइगर, यस ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है। अब मैं बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं उनका आंसर आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पे हैं ये आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमने छोड़ा था, वाई डिड डगलस गो टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर हैड मेड द राइटर अ परफेक्ट स्विमर। इंस्ट्रक्टर ने तो राइटर को परफेक्ट स्विमर बना दिया था, ट्रेनिंग दे दी थी, लेकिन राइटर जो है उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि वो डर जो है गया है या नहीं गया है। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ टू हैव मोर प्रैक्टिस ऑफ स्विमिंग, और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें वो स्विमिंग की। और जब वो लेक वेंटवर्थ के बीच में थे तो पुराना वाला डर लौट भी आया था, बट द राइटर लाफ्ड एंड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर।
नेक्स्ट है वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। पैडलर जो गिफ्ट छोड़ के गया था उसको देखकर एडला हैप्पी क्यों थी। द पैडलर हैड लेफ्ट ए रैट ट्रैप एंड द स्टोलन मनी विद ए नोट अबाउट रिटर्निंग इट टू द क्रॉफ्टर। पैडलर के पास क्या था, वो जो क्या छोड़ के गया था, एक रैट ट्रैप छोड़ गया था, और जो उसने पैसे चोरी किए थे वो सारे दे गया था एक नोट के साथ कि ये सारे पैसे लौटा देना। तो एडला बहुत ही खुश हुई इन गिफ्ट्स को देख के, क्योंकि क्या दिखा रहा था ये, बिकॉज इट शोड ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पैडलर। It proved that the goodness in his heart was awakened. He behaved like a true dignified captain. बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आपके लिए ये आंसर तैयार किए हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हाउ वॉज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। अब जब गांधी पहुंचे शुक्ला के साथ प्रसाद जी के घर पे, तो राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे नहीं थे, ही वॉज आउट ऑफ द टाउन, और उनके नौकर जो है वो शुक्ला को जानते थे एक किसान के रूप में। तो उनको लगा कि गांधी जी भी क्या है, एक सिंपल से किसान ही है, और ऊपर से गांधी जी ने जो है ड्रेसअप थे बिल्कुल सीधे से ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, तो उनको जो है अनटचेबल भी मान लिया नौकरों ने, और उनको कुएं से पानी भी नहीं लेने दिया गया। नेक्स्ट है डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी केजी। नो, सोफ़ी बहुत क्या थी, शी वॉज एन इमेजिनेटिव गर्ल, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन ही थी, अदरवाइज उसने जो है दूर से ही बाकी स्पेक्टेटर्स की तरह ही डैनी को एक फुटबॉल मैच में देखा था। बाकी सारी उसकी इमेजिनेशन थी कि वो डैनी से मिली है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ठीक है, चलिए जी, वॉट डिड द पब्लिशर थिंक ऑफ द नेम ऑफ द रोज़। पब्लिशर जो है बुक थी द नेम ऑफ द रोज़, नॉवल थी, उसके बारे में क्या सोच रहे थे। इको वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़ ऑफ द नॉवल। अब जो है इको को क्या है, केवल 3000 कॉपीज़ के जो एडवांस दिया गया, क्योंकि पब्लिशर क्या सोच रही थी कि रीडर से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। उन्होंने रीज़न भी दिया कि रीडर कैसे हैं कि ना तो उन्होंने लेटिन पढ़ी हुई है ना कैथेड्रल देखा हुआ है, लेकिन बुक क्या है वो ग्रेट सक्सेस मिली उसको। इट सोल्ड बिटवीन 10 and 15 million कॉपीज़। नेक्स्ट, व्हाट वाज पैनकेक एंड व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर। पैनकेक क्या था, ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल यूज्ड बाय द जेमिनी स्टूडियोज़, और बहुत ही ग्रेट अमाउंट में यूज़ होता था ताकि आर्टिस्ट के फेस पे हर पोर को क्लोज कर दिया जाए, आर्टिस्ट प्रेजेंटेबल दिखाई दे। लेकिन राइटर क्या ह्यूमरस कमेंट करते हैं कि मेकअप मैन तो अच्छा सीधे साधे दिखने वाले आदमी को भी राक्षस में बदल देते थे पैनकेक लगा के। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। 10 था हमारा स्टैंजास कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अब जो है पोइट्री की बुक से ही जो हमारे क्वेश्चंस हैं, व्हाई डज द पोएट अर्ज अस टू कीप क्वाइट। पोएट क्यों चाहते हैं कीप क्वाइट हमसे कि हम चुप रहें। द पोएट अर्जेस अस टू कीप क्वाइट बिकॉज द मोमेंट ऑफ साइलेंस विल बी ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। पूरी मानवता के लिए ब्लेसिंग वाला मोमेंट होगा ये। इस मोमेंट से ही सब लोगों के अंदर अचानक से जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की पीस की फीलिंग आएगी, और मैन विल become aware of the harm he is causing to others and to his own self। इंसान क्या नुकसान पहुंचा रहा है दूसरों को, खुद को, ये सारे नेगेटिव थॉट्स जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं ओनली थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है हाउ कैन दी कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन बी इम्प्रूव्ड। उनको शिक्षा दी जाए, वो जो है नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर पाएँ, और एजुकेशन से ही उनकी हालत को सुधारा जा सकता है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है रोड साइड स्टैंड पे कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई थी। रोड साइड स्टैंड को सेटअप किया गया था ताकि थोड़ी सिटी मनी मिल सके, और सेल के लिए थी वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैशेस। लेकिन ये सारी चीज़ें ही रिच पीपल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रिच सिटी पीपल वो तो अपनी पॉलिश्ड कार्स में दूर भागे जा रहे थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। फिर है विस्टर्स की बुक से आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, 100th टाइगर ने टाइगर किंग पर अपना रिवेंज कैसे लिया। टाइगर किंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये जो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में जिनको टाइगर किंग के नाम से जानते थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, बट इफ़ ही वॉज एबल टू किल 100 टाइगर्स ही वुड बी सेफ फ्रॉम दैम। ये टाइगर से ही डेथ होनी है, लेकिन अगर वो 100 टाइगर मार देते हैं तो ही वुड बी सेफ फ्रॉम दैम। तो जब वो बड़े हुए उन्होंने वो ले ली कि सारे टाइगर्स को मारना है, और लेकिन जो है 99 टाइगर्स मार चुके थे वो, और एक दिन 100th टाइगर को भी उन्होंने शॉट किया, लेकिन क्या टाइगर जो मारा नहीं। सो वन ऑफ द हंटर्स शॉट एट द टाइगर एंड किल्ड हिम, एंड द किंग वॉज अनअवेयर ऑफ ऑल दिस। राजा को पता ही नहीं था। अ फ्यू डेज लेटर ही प्रेजेंटेड ए वुडन टाइगर टू हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे, और वो टाइगर जो है क्या था, उसके ऊपर वुडन स्लीवर्स थी, तो वो राजा के राइट हैंड में चुभ गई और इन्फेक्शन हो गया, उससे उसकी डेथ हो गई। इस तरीके से जो है 100वें टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया टाइगर किंग से।
और ऑप्शन में है जापानीज जनरल ने क्या डिसाइड किया इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर के बारे में। द एनिमी इज एन एंटी वॉर स्टोरी रिटन बाय पर्ल एस्बर्ग। इट इज सेट इन द डेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापानीज जनरल जो स्टोरी में है, पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे। बड़ा सनकी था, वो क्रूअल था, अपनी वाइफ को पीटता था। तो स्टोरी क्या दिखा रही है कि अमेरिकन सोल्जर कैसे सी बीच पे जो है घर बना हुआ है डॉक्टर सडाव का, वहाँ पे उसके किनारे पे आ जाता है। अब डॉक्टर क्या है, उसको प्रॉब्लम है, ही इज़ इन अ डायलिमा बिटवीन हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि डॉक्टर वाली ड्यूटी निभाए या फिर अपनी देशभक्ति दिखाए। और जब जापानीज जनरल को इस बारे में पता लगता है तो डॉक्टर सडाव को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और वो जो उसके पर्सनल मर्डरर्स हैं उनको जो है भेजने का वादा करता है। लेकिन 2 दिन हो जाते हैं, आते ही नहीं वो। तो थर्ड डे को डॉक्टर सडाव अमेरिकन सोल्जर को भगाने में हेल्प कर देता है। अब जनरल का बिहेवियर है, उससे क्या पता लगता है कि वो अपने आप में ही खोया हुआ है। ही इज़ कम्प्लीटली प्री ऑक्यूपाइड विद हिमसेल्फ। वो प्राइवेट असिस्टेंट्स को भेजना ही भूल जाता है, क्योंकि उसे पता है डॉक्टर सडाव की क्या वैल्यू है उसके अपने सर्वाइवल के लिए। वो बीमार चल रहा है, उसका ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन के लिए उसको ज़रूरत है डॉक्टर सडाव की। तो इट इज़ हिज सेल्फिश इंटरेस्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जरी दैट मेक हिम फॉरगेट टू सेंड द असिस्टेंट्स टू किल द एनिमी सोल्जर। तो ये चाहे आपका पेपर में जनरल का जो है कैरेक्टर स्केच आ जाए, उसके बारे में लिख सकते हैं, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या उसका बिहेवियर था, ये सारी बातें आप जो है इस आंसर में आ गई हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डज इवांस एस्केप फ्रॉम जेल? मैक्लीरी कम्स टू प्रिजन एज एन इन्विजिलेटर एंड गिव्स एन ओ लेवल टेस्ट टू इवांस। ठीक है, मैक्लीरी आता है इन्विजिलेटर बन के, टेस्ट देता है इवांस को। आफ्टर द एग्जाम व्हाट हैपन्स, क्या होता है? द अथॉरिटीज फाइंड दैट इवांस हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। अब पेपर के बाद पता लगा कि इवांस तो भाग गया है। कैसे? लिविंग बिहाइंड इंजर्ड मैक्लीरी इन द सेल। सेल में जो है इंजर्ड मैक्लीरी पड़ा है। अथॉरिटीज़ खुद इंजर्ड मैक्लीरी को जेल से बाहर लेके जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि इवांस हैज़ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज द इंजर्ड मैक्लीरी, जो खुद ही मतलब कि पुलिस वाले उसको छोड़ के आते हैं बाहर, इस तरीके से वो जेल से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूनिक एंड स्पेशल अबाउट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ही बेस्ट प्लेस है जहाँ से ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को पढ़ा जा सकता है। वहाँ पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है, तो उसकी ब्यूटी एज इट इज़ है। इसको मैन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है, सिंपल इकोसिस्टम है, और कई 500,000 पुराने जो है कार्बन रिकॉर्ड्स हैं जिनसे धरती के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को स्टडी किया जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर स्पेशल अबाउट अंटार्कटिका। नेक्स्ट है डिस्क्राइब रोजर स्कंक, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। जैक अपनी बेटी को हर शाम को कहानी सुनाते थे, और वो एक ही कहानी होती थी एक लिटिल क्रीचर के बारे में जिसका नाम होता था रोजर। रोजर स्कंक की प्रॉब्लम थी ही स्मेल्ड वेरी बैड, नो अदर क्रीचर्स वांटेड टू प्ले विद हिम। कोई और उसके साथ खेलता ही नहीं था, सारे उसको जो है चिढ़ाते थे, रोजर स्टिंकी स्कंक, बदबू वाला रोजर। सो ही कंसल्टेड ए वाइज आउल टू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। तो इस तरीके से वो आउल के पास जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। इससे लास्ट एक क्वेश्चन और बचता है एमसीक्यूज, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो हमारी डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, बहुत ही हेल्प करेगी आपकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने में और एनुअल एग्ज़ाम देने में भी। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम तैयारी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।